Hi, we are ready with new lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल का डेफिनेशन देखा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे. इन दिस न्यू लेक्चर हम लोग एटॉमिक मास देखने जा रहे हैं. एटॉमिक मास सुनते ही आपके दिमाग में जो गूंजता होगा दैट इज एटम का मास. ऐसे ही सोचते होंगे आप. सोचना सही है, यू आर राइट. बट उसके बाद आप ये सोचो, एक एटम का मास निकालते कैसे होंगे? कहते होंगे सिंपल सा है, ढेर सारे एटम्स, मतलब पता हो कि इतना इसमें एटम है, उसका मास निकाल लेते होंगे, नंबर से डिवाइड करके एक एटम का मास निकाल देते होंगे. बट ये कहना आसान है. साइंटिस्ट ने जब इसको सोचने की कोशिश करी होगी, ऐसे मास के बारे में आप जब भी जानते हैं तो मास हम 1 kg बोलते हैं किसी भी सिस्टम का मास. लेट अस सपोज इसका मास हमने बोला 100 ग्राम इस मार्कर का, तो ये 100 ग्राम वो 1 kg मास जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, जो एसआई ने स्टैंडर्डाइज किया, उसके रिलेटिव इसका मास हम लोग बोल रहे हैं. उस स्टैंडर्ड 1 kg मास के रिलेटिव इसका मास है. मतलब जब भी हम मास बोलते हैं तो हमें पता है कि ये वाला मास 1 kg है, ये फिक्स्ड मास है, और इसी के रिलेटिव हम ऑल अदर मासेस को लिखते हैं. सेम थिंग रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास के केस में भी कोई एक स्टैंडर्डाइज करना होगा और उस स्टैंडर्डाइज करने के रिलेटिव, उस स्टैंडर्डाइज सब्सटेंस के रिलेटिव हमें मास लिखना होगा. सो यहाँ पे भी रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूज होता है. जब एटॉमिक मास बोले तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास ही समझना है. अब वो स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे आप 1 kg का स्टैंडर्डाइज करा दिया, फिर उसका हाफ कर दिया, हाफ kg, वो स्टैंडर्डाइजेशन तो इजी है. 1 kg वाला मतलब वो तो आप डे टू डे में यूज करते हो. लेकिन एक एटम के मास के लिए क्या हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेंशन था. एक एटम का मास कैसे निकालें? एज यू नो, एक एटम का मास बहुत छोटा होगा, तो उसको हम कैसे वे करेंगे? तराजू लेंगे, तौल देंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं. क्या हम ऐसा करेंगे सच दैट कि एटम का मास निकाल पाए? तो मॉडर्न डेज हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप के, जो इस एटॉमिक मास का, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का डिटर्मिनेशन करते हैं. कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं. जैसे मान लो 2 मास का रेशियो निकालना, इन दोनों के मास का हमको रेशियो निकालना है. 2 एटम लिया, एक एटम ये है, एटम बी है, इन दोनों के मास का रेशियो निकालना है. हम लोग क्या करते हैं, उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं. मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से इनको कोलाइड कराया जाता है. अब जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से इनको कोलाइड किया जाता है तो ये उसमें करते क्या है भैया, कि ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन नॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन को और इस एटम को आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं. एटम्स को आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये एटम को, जैसे मान लो आपने लिया यहां पे C12 है और यहां ले लिया C14. एज यू नो, C12 एंड C14 आर आइसोटोप्स, जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. मास नंबर इसका 12 है, मास नंबर इसका 14 है. आपने इन दोनों एटम्स को डाला. ओके, जब आपने इन दोनों एटम्स को डाला तो उस डिवाइस में डालने के बाद क्या हुआ? उस डिवाइस में डालने के बाद इससे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन हुआ, और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन के कारण क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया और यहां से इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया, अपने साथ ही लेके चला गया. जस्ट जैसे तूफान आया और किसी आदमी को लेके चला गया. ढेर सारे आदमी का तूफान. आप लोकल ट्रेन में बैठते हो ना, लोकल ट्रेन में बैठते हो, आप कोलकाता या मेट्रो सिटीज में जाओगे, आप बैठ जाओ,
उधर से एक आदमी का तूफान आएगा, आपको ट्रेन पे चढ़ा देगा, उतरने के लिए आप बस खड़े हो जाओ, आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, सब फोर्स लगा के आपको निकाल ले जाएंगे। सेम हालत यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आया और यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया। अब ये बचा क्या, इससे एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मतलब ये आयन बन गया ना। अब ये आयन बन गया, वो आयन कौन सा था, केटायन बन गया। अब ये पॉजिटिव आयंस बन गया, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डाला गया, इस पे फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट किया गया, इसके स्पीड को बढ़ाया गया। इसके बाद इसके स्पीड को बढ़ा के इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद क्या हुआ, इधर से V आया, एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला, मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद ये डिफ्लेक्ट होगा, और जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ड्यू टू डिफरेंट मासेज इनका डिफ्लेक्शन का पॉइंट अलग अलग होगा। ये कहीं और डिफ्लेक्ट होके जाएगा और ये कहीं और डिफ्लेक्ट होके जाएगा। ये जा रहे थे साथ, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद इन लोगों ने पाथ चेंज कर लिया, इन लोगों ने पाथ चेंज कर लिया, एक का पाथ अलग हो गया, एक का पाथ अलग हो गया। डिफ्लेक्शन उसका ज्यादा होगा जिसका कि मास कम होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, एक डिफ्लेक्टर प्लेट था, मैं आपको ये डिवाइस दिखा रहा हूँ, डिफ्लेक्टर प्लेट था, इस डिफ्लेक्टर प्लेट पे फिर कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसके बेसिस पे इन दोनों का रेशियो निकल जाता है। ये कैलिब्रेट किया होता है कि यहाँ पे आएगा तो कितना मास, यहाँ पे आएगा तो कितना रेशियो होगा, दोनों का देख के हम बता दिए कि रेशियो कितना है। Understood? So mass spectroscopy is the technique by which we are calculating atomic mass, relative atomic mass. Okay. So, my dear student, we should write some points. We have started the points. First point is atomic mass of the atom is very very small. As you know, atomic mass of the atom is very very small, as atoms are very small. Now, मैंने आपको बोला कौन सा टेक्निक है जिस टेक्निक से हम लोग एटॉमिक मास का डिटर्मिनेशन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का डिटर्मिनेशन करते हैं। कौन सा है, आप लिखेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री is used for the determination of atomic mass. ठीक है भैया। अब थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मैंने हाईलाइट किया कि हम लोग इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में हमेशा दो एटम को डालेंगे, मतलब हम जस्ट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिस तरीके से एग्जैक्ट मास का कैलकुलेशन हो जाएगा, हम रेशियो ऑफ मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब रेशियो ऑफ मासेस जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक और चीज आपने, एक और एग्जाम्पल आपने पढ़ा है। कब पढ़ा है, याद करो, हमने कहा था कि ग्राउंड के पोटेंशियल एनर्जी को, फिजिक्स में आपने पढ़ा था, ग्राउंड के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानिए। अब हर हाइट के पोटेंशियल एनर्जी को इसके रिलेटिव लिखते हैं। सेम कहानी हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। वहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ रेशियो है। हम एक एटम को पक्का कह दें कि इसके मास को हम इतना कह दे रहे हैं, अब उसके रिलेटिव हर मास को निकाल लें। जैसे हमने 1 kg को फिक्स कर दिया, अब 1 kg का जितना टाइम्स है, 1 kg क्या है, 1 kg एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब इसके रिलेटिव इसका डबल हो गया अमाउंट तो हम उसको 2 kg बोलेंगे, इसका ट्रिपल हो गया 3 kg बोलेंगे, इसका 4 टाइम्स हो गया 4 kg बोलेंगे, इसका 5 टाइम्स हो गया 5 kg बोलेंगे, इसका हाफ हो गया हाफ kg बोलेंगे। वैसे ही हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को भी जब यूज करते हैं तो हम एक रेफरेंस एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, रेफरेंस एटम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इसी एटम के रिलेटिव मास निकालेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हाइड्रोजन को कंसिडर किया गया था, बट हाइड्रोजन को लेने से कुछ प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद ऑक्सीजन 16 को सेलेक्ट किया गया, ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया गया। केमिस्ट्री वाले लोग हमेशा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यूज करते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं, और फिजिक्स वाले प्योर एटॉमिक मास एटम का लेते हैं। अब जब एटम बोल रहे हैं और एलिमेंट बोल रहे हैं तो आपको ये समझना है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट सेम नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कहाँ डाल दिया गया, वहीं पे। जैसे सी कार्बन है, कार्बन का 2 आइसोटोप है, C12 एंड C14। तो C14 कहाँ है? वो कार्बन के साथ है। तो जब हम एलिमेंट बोल रहे हैं तो एलिमेंट इज अ मिक्सचर। किसका किसका? C12 एंड C14 दोनों का मिक्सचर होगा। तो उन दोनों मिक्सचर का एटॉमिक मास हमें निकालना होगा। जब हम बोले एटॉमिक मास ऑफ एन Fe, एटॉमिक मास ऑफ Fe एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट Fe, तो हमें मिक्सचर Fe का, Fe के सारे आइसोटोप्स को कंसिडर करने होंगे। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, तो हमें बोलना पड़ेगा एटम ऑफ C12, एटॉमिक मास ऑफ एन C12 एटम। तो हम एटम की बात कर रहे हैं, नॉट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। चूंकि एलिमेंट जब मैंने लिया तो C12 C14 इट इज अ मिक्सचर। उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बाद में आएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बस हम एक एटम का निकाल रहे हैं। तो यही एक प्रॉब्लम था जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से भी हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किए, तो किसके रिलेटिव कैलकुलेट करें, इस पे बहुत लफड़ा था। चलो इसको फिक्स कर दिया, पहले हाइड्रोजन बाद में ऑक्सीजन, ये फिक्स हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन फिक्स किया तो केमिस्ट्री वाले क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन एलिमेंट के रिलेटिव ले रहे थे, और फिजिक्स वाले क्या कर रहे थे? प्योर ऑक्सीजन एटम के रिलेटिव ले रहे थे। इससे लफड़ा हो गया। इससे लफड़ा क्या हुआ कि फिजिक्स वालों का एक अपना एटॉमिक मास आने लगा और केमिस्ट्री वालों का एटॉमिक मास अलग आने लगा। अब तो ये लोचा था। ये झगड़ा बहुत दिन तक चला। 1961 में एक डील हुई, भैया एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए ना कि ना फिजिक्स वाले को प्रॉब्लम ना केमिस्ट्री वाले को प्रॉब्लम। उस दिन ये दोनों फिक्स हुए कि C12 के रिलेटिव लिया जाए। सो मॉडर्न एटॉमिक मासेस जो लिए हुए हैं वो C12 एटम के रिलेटिव लिए गए हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास। मॉडर्न सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास मैंने क्या बोला? कब किया गया था? इंस्टीट्यूटेड इन कब? 1961। इंस्टीट्यूटेड इन 1961। मॉडर्न सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इंस्टीट्यूटेड इन 1961 इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? C12। इससे पहले ऑक्सीजन पे O16 पे बेस्ड था। मैं C12 बोलूं या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 12 कार्बन, मतलब प्योर आइसोटोपिक, प्योर C12 के बेसिस पे बेस्ड था। C12 as the standard। समझ में आ गया भैया? मॉडर्न सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इंस्टीट्यूटेड इन 1961 इज बेस्ड ऑन C12 एज द स्टैंडर्ड। भैया 1961 के ऑनवर्ड्स अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है और आगे होप सो चेंज नहीं होगा। सो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन द C12। मतलब इसमें किया क्या गया? पहले अभी जैसे आपने 2 एटम डाला था ना, अब 2 एटम में एक एटम पक्का हो गया कि C12 है। एक एटम पक्का हो गया कि C12 है। अब दूसरा एटम पता चल जाएगा। दूसरा एटम लिए और उसके रिलेटिव दोनों का रेशियो निकाल लिए। अब C12 का कह दिया कि ये 12 mu है। C12 का कह दिया कि C12 का जो मास है वो फिक्स है और दोनों का रेशियो निकल गया, तो हमारा काम बन गया। जैसे हमने मास ऑफ कोई सा भी लिया, हम इन दोनों का रेशियो निकाले। किसका? मास ऑफ टेक 13 कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 12 कार्बन, और ये जो रेशियो आया वो आया लेट सपोज 1.0832। ये एक्सपेरिमेंट लिया है 1.0836 ये आया कब? एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने किया तो ये आया 1.0836 ये एक्सपेरिमेंटली आया।
अब इसका मास हम फिक्स कर दिए, ये रेशियो कहां से आया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब दोनों को डाले और जब डिफ्लेक्शन पॉइंट देखे तो डिफ्लेक्शन पॉइंट से हमने ये रेशियो कैलकुलेट किया और हमने इसका मास क्या कहा कि भैया C12 का हम फिक्स कर रहे हैं, क्या इसका मास 12 AMU है, ये फिक्स कर रहे हैं। अब AMU कैसे है ये हम बात करते हैं। इसका मास जब 12 AMU हो गया तो मास ऑफ 13 कार्बन क्या हो गया, इसका मास हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। इसका मास 12 AMU फिक्स कर दिया, इसका मास 12 AMU फिक्स कर दिया। जब इसका मास कर दिया तो मास ऑफ 13 कार्बन यहां से क्या आ गया, मास ऑफ 13 कार्बन जो आ गया 1.0836129 इंटू 12 AMU। तो सबका मास हमें मिलना शुरू हो गया। अब इसके बेसिस पे हम सारे एटम का मास लिख सकते हैं। मास ऑफ 13 कार्बन यहां से हम लोग लिख सकते थे। तो आपको जस्ट एक बात इंश्योर करनी है। कौन सी बात इंश्योर करनी है भैया, इसका किसी के भी रिलेटिव, हाइड्रोजन के रिलेटिव निकालना था तो दोनों को डालते, रेशियो निकालते, हाइड्रोजन का जो फिक्स होता वो लिख देते, इसका भी आ जाता। दूसरा ऑक्सीजन 16 भी था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में डालो, रेशियो निकालो, ऑक्सीजन 16 का पता है, इसका निकल गया कि नहीं निकल गया। सो बस हम इसको निकालने का जो तरीका हुआ, जस्ट एक को फिक्स कर दिए तो हर एलिमेंट का, अब किसी मान लो C12 के रिस्पेक्ट में C13 का निकाल लिए, अब C13 मान लो हीलियम और हीलियम का निकालना है तो हीलियम बाई C12 कर दिए, हीलियम का आ गया, हीलियम का आ गया, ऑक्सीजन का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन और C12 कर दिए, फिर ऑक्सीजन का C12 का आ गया, तो सॉरी ऑक्सीजन का आ गया। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है कि नहीं? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, देन अगेन मैं रिपीट करता हूं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इंस्टीट्यूटेड इन 1961 इज बेस्ड ऑन C12 एज द स्टैंडर्ड। ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस सिस्टम क्या किया गया भैया, इन दिस सिस्टम mass of one atom of 12 carbon is taken as या standardized as क्या 12 AMU। एक एटम ऑफ C12 का मास ले लिया गया 12 AMU। ठीक है भैया, अब क्या किया गया फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक एटम का मास फिक्स कर दिया, जैसे कि फिजिक्स में हम लोगों ने किया था ना, क्या एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फिक्स कर दिया, अब उस पॉइंट के रिलेटिव हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाला। उसी ढंग से हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड एटम मान लिया कि C12 एटम का मास 12 AMU और इसके रिलेटिव सबका एटॉमिक मास लिखने की कोशिश करी गई। जरा देखिए, अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डाला गया, यहां से डाला गया 13 कार्बन, इधर से डाला गया 12 कार्बन, इन दोनों को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में डाला गया, कुछ डिफ्लेक्शन हुए, डिफ्लेक्शन पॉइंट से इसका रेशियो निकाला गया, डिफ्लेक्शन पॉइंट से रेशियो निकाला गया और रेशियो ये आया क्या, मास ऑफ 13 कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 12 कार्बन। इन दोनों का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। ये रेशियो कैसे निकाले, ये डिफ्लेक्शन से, डिफ्लेक्शन देखे और डिफ्लेक्शन निकालने से ही हमारा रेशियो पता चल गया। ये रेशियो आया कितना, 1.0836129। मान लो क्या यही आता है। ठीक, अब ये रेशियो आपको पता है और मास ऑफ 12 कार्बन आपको पता है, तो यहां से तुरंत आप मास ऑफ 13 कार्बन लिख सकते हैं कि नहीं। सो मास ऑफ 13 कार्बन क्या हो गया, 1.0836129 इंटू मास ऑफ 12 कार्बन, मास ऑफ 12 कार्बन इज 12 AMU। तो यहां से आप डायरेक्टली इसका मास निकाल सकते हैं। मतलब आपको एक एटम का मास पता है तो मास ऑफ 13 कार्बन पता चल गया। इसी ढंग से दूसरे का भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो लेट अस सपोज you have to calculate mass of helium निकालना, mass of one atom of helium।
आप क्या करो, मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 12 कार्बन निकाल लो, खत्म कहानी। रेशियो कुछ आया होगा यहाँ पे, इंटू कर दो, आ गया। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट बात करो, ऑक्सीजन का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 12 कार्बन हो गया। अब कहोगे लेट अस सपोज हमारे पास 12 कार्बन अवेलेबल ही नहीं, तब भी बहुत आसान है यार। क्या करेंगे उस केस में? अरे ऑक्सीजन का पता है ना, लेट अस सपोज ऑक्सीजन ही अवेलेबल है, रेशियो निकाल लेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो यूरेनियम ले लिए, यूरेनियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, यूरेनियम और ऑक्सीजन ले लिए, दोनों एटम का ले लिए, फिर इधर कर दिए, निकल गया। अंडरस्टूड? तो अब हम लोग हर एटम का मास डिटरमाइन कर सकते हैं। बेस्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाऊं, इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास ऑफ एन एटम, इसमें स्टूडेंट छोड़ दो, टीचर भी गलत आंसर करते हैं। जब मैं बोलूं मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तब आप बोलोगे 12 AMU। और मैं बोलूं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ C12, देन आप बोलोगे इट इज व्हाट, इट इज 12, ओनली 12, नॉट AMU। बिकॉज एटॉमिक मास क्या होगा, हमेशा रिलेटिव लेंगे। जैसे मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ 13 कार्बन, दिस इज इसका जस्ट एटॉमिक मास ऑफ 13 कार्बन यदि बोले तो दिस जो क्वांटिटी है इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। तो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया, अब जरा समझना। ये आपको समझ आ गया होगा कि मास ऑफ एन एटम कैसे निकालें। अब आप समझो कि एटॉमिक मास को कैसे निकाला गया, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूं। एटॉमिक मास किसी भी एटम का डिफाइन जो किया गया, किसी को रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, वो क्या कहा गया, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 12 कार्बन। भैया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ C12। अब जरा देखो पिछले वाले केसेस को ही ले लो, कितना था 1.0836129 इंटू 12 AMU। ये था किसका, मास ऑफ C13। हमें यदि निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 13 कार्बन, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ एन एटम निकाल दिया डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। बोलो 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अब बोलो इसका मास कितना था, 12 AMU था, बाय 12 हुआ तो ये कितना हो गया 1 AMU। AMU तो कैंसिल हो गया, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाए ना, तो हमेशा आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी बताना है। आपसे बोला जाए व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास या व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, आप बोलोगे आंसर ओनली 16। व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, आप बोलोगे इट इज 16 AMU। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं एक बार बोलूं, ये कैसे आएगा जरा देखिए। आपको पता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना, 16 पता है। चलो मतलब ये क्या होगा, मास ऑफ एन एटम, जरा देखो मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास आपको पता है ऑक्सीजन का कितना 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ, मास ऑफ एन एटम ऑफ 16O डिवाइडेड बाय मास 1/12 मास ऑफ C12 एटम। यही होगा ना, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब जब हम पूछे व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ O16, तो आप बोलोगे 16 AMU। जब मैं पूछूं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, आप ओनली 16 बोलोगे, 16 AMU नहीं बोलोगे, बिकॉज AMU मास
देता है, एंड एटॉमिक मास क्या है, रेशियो है, इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ मासेस, हेंस इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, hence it is dimensionless quantity. यहां पे 1/12 मास ऑफ C12 होना चाहिए। आज के बाद जब भी मैं पूछूं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, आप बोलोगे 4, ओनली 4, नॉट AMU। मैं पूछूं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ओनली 14। मैं पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, आप बोलोगे 14 AMU। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड? थैंक यू।